अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग टीचिंग जोन चैनल एंड आई एम लाइबा आसम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखें अगर हम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि अगर हमारे पास एक एटम है, ग्राउंड स्टेट पे एक एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करें। इलेक्ट्रॉन वुड बी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली। वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, उसको एनर्जी जो हमें देनी पड़ी, वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। इसको आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो उसके बाद वो आयन बना लेगा, कैटाइंस बना लेगा, क्योंकि कैटाइंस आर द पॉजिटिवली चार्ज आयन। और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें हम एटम में से, तो उसका पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो जाता है और वो आयन्स बना लेता है, एज यू ऑल न्यू अबाउट इट। जिस तरह से यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल है कि सोडियम हमारे पास जो है एक स्टेबल एटम था। जब उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, उसके बाद सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया, सोडियम कैटाइन फॉर्म हो गया। और यहाँ पे जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड थी इस प्रोसेस के लिए, वो थी 496 किलो जूल्स पर मोल। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी हमने प्रोवाइड की, दैट्स वाई एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है। इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी को सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि आयंस बनाने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, कैटाइंस फॉर्म करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी के हम देंगे किसी भी एटम को, वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक एटम की, एक एलिमेंट की मोर देन वन वैल्यूज भी हो सकती हैं, जो कि फिर होंगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। यानी कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड थी वो थी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर वो एलिमेंट अपना सेम एलिमेंट अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है, अगर उसके पास कैपेबिलिटी है ये करने की, तो वो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर उसके पास थर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, वो उसे भी लूज कर रहा है, तो वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और इसी तरह से ये चलता जाएगा। जिस तरह से मैग्नीशियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैग्नीशियम मोनोपॉजिटिव आयन बनाता है, तो इसके लिए हमने जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो थी 737 किलो जूल्स पर मोल। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। तो यहाँ से जो हमारे पास मैग्नीशियम मोनोपॉजिटिव आयन बना था, जब वो अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा, डायपॉजिटिव आयन बना लेगा। और उसके लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 1450 किलो जूल्स पर मोल। अब ऐसा क्यों हुआ कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम थी और सेकंड ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीशियम था उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो था वो एक स्टेबल रेशियो था। जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया, मोनोपॉजिटिव आयन बना लिया, तो जितने प्रोटॉन उसमें थे उनका होल्ड जो है वो सब इलेक्ट्रॉन्स पे था। दो इलेक्ट्रॉन जिस तरह फॉर एग्जांपल उसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों जो रिमूव हुए, इन दोनों पे उन प्रोटॉन्स का, उस न्यूक्लियस का होल्ड था। तो दोनों पे हाफ हाफ था। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी हमें, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब वो बन गया मोनोपॉजिटिव आयन। प्रोटॉन नंबर तो उसके उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। अब जो न्यूक्लियस का होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल पे, वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पे है। पहले वो दो पे था, दो पे डिवाइडेड था उसका होल्ड, अब वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पे है। तो इसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर होगी, राइट? तो इसी वजह से मैग्नीशियम ज़्यादा एनर्जी मांगता है, 1450 किलो जूल्स पर मोल मांगता है अपने सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम का केस देखें, तो वो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो उसकी जब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो वो भी वो मैक्सिमम होगी फिर फर्स्ट और सेकंड से। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज द लोएस्ट वन। इसके बाद इसका अगर हम ट्रेंड देखें, तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, एक सेम पीरियड में मूव कर रहे होते हैं जब हम, तो हमें ये पता है कि एटम का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ता जाता है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और एटम का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है। अब यहाँ से अगर हम अपने माइंड में एक इमेज ड्रॉ करें कि एटम जो है उसका साइज छोटा हो रहा है,
ठीक है, उसके जो शेल्स हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्टेड है, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब करीब है, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ऑब्वियसली ज़्यादा मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, रादर देन एक वो एटम जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है उसका आउटर मोस्ट शेल, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है। तो इसकी वजह से जैसे जैसे साइज़ कम होता जाता है एक पीरियड में मूव करने से, उसी तरह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। बिल्कुल इसके अपोजिट केस है जब हम एक ग्रुप में बात करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी उसमें जो है टॉप टू बॉटम यानी कि डिक्रीज होती जा रही होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जा रहे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल न्यू ऐड होते जा रहे होते हैं, न्यूक्लियस और बाहर के शेल के जो दरमियान में हैं वो और शेल्स आते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो होल्ड है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम होता जा रहा होता है। इसी वजह से हम उसे थोड़ी सी एनर्जी देने से भी बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिमूव करा सकते हैं वहाँ से। जिस तरह से यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ मैंने किए हुए हैं, इनसे बहुत इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट शेल है और न्यूक्लियस के दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये इस तरह अगर हम करें दोनों को कंपेयर और इस केस में देखें, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट शेल से गैप है वो बहुत ज़्यादा है, दरमियान में दो शेल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर में इस एटम के पास जो बाहर के दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उनको रिमूव करना उसके लिए आसान होगा, क्योंकि उसका जो पुल है वो इतना ज़्यादा नहीं है बाहर के इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन जब हम इस स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो न्यूक्लियस के करीब है ये वाला जो शेल है, ये न्यूक्लियस के करीब है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। तो इसी वजह से अगर हम इस स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं, किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इन दोनों में से, तो न्यूक्लियस जो है वो इजीली उसको रिमूव कर देगा थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही। और इसके अपोजिटली इस केस में अगर हम किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस एटम को, तब जाके कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेगा यहाँ से। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसका मतलब इस केस में बहुत ज़्यादा होगी और इस केस में जो है वो बहुत कम होगी कंपैरेटिवली। तो ये थी आज की वीडियो, हमने आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स देखे, सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स देखी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स देखे एंड ऑल दैट। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, और होप you like this video. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.